दोस्तों नमस्कार, ई स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश निठारवार, लेक्चरर ज्योग्राफी श्री माधोपुर सीकर। पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने आपके भूगोल कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 की हमने बात की थी, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, मानव के प्रमुख व्यवसाय और उसके प्रकार की हमने बात की थी। आपके सिलेबस में एक पूरी यूनिट है ऑक्यूपेशन मानव व्यवसाय के रूप में, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, 7 की हमने बात कर चुके हैं। पहले के वीडियो में आपने देखा होगा। कंटिन्यू रखने के लिए हम 8 नंबर चैप्टर जिसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय को लिया है, एलिमेंट्री जो ऑक्यूपेशन है उसमें पूरे विश्व के ऑक्यूपेशन की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें 7 प्रकार के आपके सिलेबस में लिया गया है। जो मैंने यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आखेट की मैं बात करना चाहूँगा, उसके बाद में संग्रहण, मछली पकड़ना, पशु चारण करना, कृषि, लकड़ी काटना और खनन। ये आपके सिलेबस के अंदर 7 प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय दिए गए हैं। प्राथमिक व्यवसायों की यदि हम बात करते हैं तो पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्ट ही प्रकृति से जुड़े हुए संसाधनों के अंदर जिस प्रकार के काम किए जाते हैं उनको हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम सबसे पहले आखेट की बात करें, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। प्रारंभ के अंदर विश्व में सबसे आदिम प्रकार के, सबसे पुराने प्रकार के प्राथमिक व्यवसायों की बात करें तो ये आखेट इसके अंदर आता है, शिकार करना इसके अंदर आता है। आखेट के लिए देखें तो जनसंख्या बहुत कम, संख्या की बहुत कम होता है और काम करने वाले परिक्षेत्र में इसमें अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जंगलों के अंदर आखेट करने के लिए ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या की आवश्यकता नहीं होती, 2, 4, 5 आखेट में या 1 या 2 भी आखेट में कर सकते हैं, लेकिन परिक्षेत्र अधिक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आखेट का मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो काम है वह अपने आदिम प्रकार की जो जनजातियां हैं उनके अंदर भोजन, वस्त्र या निवास के स्थान जुटाने के लिए प्रारंभिक जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की वो आखेट के द्वारा पहले से पूरी की जाती थी। इसके अंदर आखेट में भोजन, वस्त्र, निवास के लिए हम इसमें किए जाते हैं। मुख्य रूप से आखेट में अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों के जो परिक्षेत्र हैं वहाँ पर रहने वाले जो जनजातियाँ हैं वो आखेट के अंदर काम में इसमें संलग्न रहती हैं। आखेट के अंदर जीवन यापन मुख्य रूप से इसका उद्देश्य रहता है और साथ ही इसके अंदर पूंजी की बहुत कम आवश्यकता होती है। बहुत कम पूंजी की आवश्यकता के साथ ही इसमें कम ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज़्यादा इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। और यह जो आखेट है ये जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं और प्रारंभिक के अंदर नुकीले हथियार, धारदार तीर और इसके अंदर जो जहरीले वाहन होते हैं वो आखेट के अंदर काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखें उदाहरण के लिए कि इस प्रकार के जो परिक्षेत्र हैं जहाँ पर आखेट सबसे ज़्यादा किया जाता है, उन आखेट के अंदर हम उदाहरण के रूप में आप देखना चाहें तो कनाडा के टुंडा और टेगा प्रदेशों के अंदर किस प्रकार की जनजातियां इसमें संलग्न हैं, वह एस्किमो जनजाति के लोग आखेट या शिकार का काम किया जाता है। दूसरे यदि हम देखें तो उत्तरी साइबेरिया में यहाँ पर जो जनजातियां हैं, सेमोइड जनजाति, तंगू जनजाति, याकूत जनजातियां हैं, यह यहाँ पर उत्तरी साइबेरिया में इस शिकार या आखेट के प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। दूसरी हम देखें कालाहारी मरुस्थल के आखेट के अंदर बुशमैन जनजाति, एक बार पूछा भी गया है, बुशमैन जनजाति कौन से परिक्षेत्र में किस प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी हुई है। वर्तमान में इस परिदृश्य को देखें तो मैंने यहाँ पर एक हिंट लिखा है, यहाँ पर आपके देखा है कि शिकार पर प्रतिबंध, इस प्रकार के आज आधुनिक की व्यवसायों की श्रेणी के अंदर आदिम प्रकार के व्यवसाय के आखेट या शिकार की स्थितियों को बहुत परिवर्तन हो गया है और इसके अंदर सरकारी नीतियों ने आखेट के ऊपर प्रतिबंध भी लगा रखा है। 2 नंबर के प्राथमिक व्यवसाय के हम बात कर रहे हैं खाद्य संग्रहण की। संग्रहण के अंदर यदि हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर देखा गया है कि संग्रहण मनुष्य के खाद्य पदार्थों का संग्रहण बहुत पुराना आदिम प्रकार का व्यवसाय लिया गया है, लेकिन वर्तमान की आर्थिक स्थिति और प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास के अंदर यह व्यवसाय बहुत निम्न कम क्षेत्र के अंदर अभी काम कर रहे हैं। संग्रहण किसे कहते हैं? किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं को प्राप्त करके उनको अन्य आगे के समय के लिए यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इकट्ठा करना संग्रहण कहलाता है। मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा जंगलों के अंदर घुमक्कड़ जीवन यापन करते समय अपने मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता था।
और अब वर्तमान में इस प्रकार के ये कार्य बहुत सिमटता जा रहा है। और इस संग्रहण के कार्य में मुख्य रूप से जो पदार्थ इकट्ठा किया जाता था वह जंगलों से प्राप्त फल, कंद, मूल, नट, बेरी या जड़ें या पत्तियां, इनको इकट्ठा करके सुखा के और इनका संग्रहण किया जाता था और इनका रूप परिवर्तित करके बाद में इसको लंबे समय तक औषधियों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में इसको काम में लिया जाता था। यदि हम बात करें कि इस खाद्य संग्रहण के जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, इस व्यवसाय के अंदर न्यूनतम मजदूरी और इसके अंदर न्यूनतम परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसमें श्रम की कम आवश्यकता होती है और इसके अंदर साथ में जो लोग, इस जनजाति के लोग इस संग्रहण के कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए रहते हैं वो कृषि कार्य या पशुपालन का कार्य नहीं करते हैं। यह मुख्य बात इसमें देखने वाली है। यदि हम इसके अन्य और बात करें तो जब ये संग्रहण का कार्य किया जाता है, इसलिए नहीं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मतलब है कि यदि हम आपके डायग्राम दे रखा है बुक में, यदि अच्छे से देखेंगे तो एक व्यक्ति एक तेंदुए के पत्तों को इकट्ठा कर रहा है, तो तेंदुए के पत्तों को इकट्ठा करते समय तेंदुए के पेड़ या जंगल के अन्य प्रकार के किसी प्रकार का नुकसान हो, पर्यावरण संतुलन बना रहे, इस बात का संग्रहण करने वाले लोग विशेष रूप से ध्यान रखते थे। हम देखें तो जो जनजातियां मुख्य रूप से इसमें संलग्न है वो जनजातियां आपके उदाहरण के रूप में दे रखा है बुक में भी, मलाया प्रायद्वीप के सेमांग जनजाति, सकाई जनजाति और साथ ही यहाँ पर हम देखें तो अमेजन बेसिन के बोरो जनजातियां इसमें लोग सम्मिलित होते हैं। ज्यादातर संग्रहण का कार्य जनजातियों के द्वारा, पर्वतीय क्षेत्रों के जनजातियों के द्वारा इस प्रकार के संग्रहण का कार्य किया जाता था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि हम देखें कि संग्रहण का जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय, वह इसकी वर्तमान स्थिति है व्यावसायिकीकरण की ओर इसको बढ़ाया दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जंगलों से प्राप्त पदार्थों को, जैसे कि जड़ों से प्राप्त, तने से प्राप्त पदार्थों को दवाइयों के रूप के अंदर, खाद्य पदार्थों के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में इस प्रकार को करके संग्रहण करके लंबे समय तक यूज किया जाए, यह संग्रहण के प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। तीसरे व्यवसाय की बात कर रहे हैं मछली पकड़ना। मनुष्य सदैव से ही प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष करता आया है और यह मछली पालन शुरू से ही आदिम प्रकार के व्यवसायों की श्रेणी में लिया गया है। मछली पालन समुद्रों से, तालाबों से, नदियों से, शीतल जल पदार्थों से या अन्य प्रकार के जो भी जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर मछलियों के पकड़कर उनको इकट्ठा करना और उनको आगे उद्र पूर्ति के लिए, अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उनका व्यापार करना, इस प्रकार के प्रोसेस को हम मछली पकड़ना या मछली पालन का प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में लेते हैं। हम बात करते हैं मछली पकड़ने के लिए प्राचीन प्रकार का व्यवसाय है और प्राचीन प्रकार के व्यवसायों के अंदर शुरू से ही तालाबों, नदियों, नालों, झीलों और सागरों से मछली पकड़ने का कार्यक्रम किया जाता रहा है। मछली पकड़ने का प्राकृतिक और इस प्रकार का प्राथमिक व्यवसाय, इस मछली पालन से यह किस प्रकार के अन्य कामों में लिया जाता था, उदर पूर्ति, खाद्य पदार्थों के साथ साथ इसके अंदर तेल, चमड़ा आदि का उपयोग भी किया जाता है। साथ ही यदि हम बात करें कि आधुनिक जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मछली पालन की आवश्यकताएं और मछलियों की उदर पूर्ति के लिए अधिक डिमांड होने के कारण इस व्यवसाय के अंदर आधुनिकीकरण आया, तकनीकी विकास हुआ और इसके अंदर अधिक वृद्धि हो लगी। मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर हम बात करते हैं मछली पालन के लिए तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन के स्थलों के अंदर मछली पालन का व्यवसाय अधिक फल फूल रहा है। यदि हम भारत की और विश्व की मछली पालन की अन्य के परिक्षेत्र की और इसकी सीमाओं की यदि हम बात करें तो दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र आपके 4 मुख्य क्षेत्र बुक में दे रखे हैं। दूसरा यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र और जो तीसरा दे रखा है जापान सागर क्षेत्र और चौथा दे रखा है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। इन परिक्षेत्रों के अंदर मछली पालन का व्यवसाय तीव्र गति से किया जा रहा है। अगला बिंदु हम बात कर रहे हैं पशुचारण। मानव ने जब अपने साथ में आखेट किया, संग्रहण किया, मछली पालन किया, इसके बाद में मानव ने देखा है कि वह किस प्रकार और अधिक अपने जीवन को अच्छे से पालन करने के लिए उन्होंने अपने साथ में जिस प्रकार पशुओं को रखा तो पशु की संख्या बढ़ने के कारण उसके पशुचारण की, उनकी व्यवस्था की जब बात की तो वहाँ पर उस प्रक्रिया को हम पशुचारण कहते हैं और यह भी एक प्रकार के व्यवसाय के रूप में देखा गया है। मनुष्य अपने जीवन के साथ आवश्यक वस्तुओं के अंदर भोज्य पदार्थ, चमड़ा, ऊन, दूध आदि के लिए यहाँ
पर पशुचारण की व्यवसाय को अधिक उन्नत देने के लिए आवश्यकता महसूस हुई। यह जो पशुचारण की प्रक्रिया है यह पूरे विश्व के कौन से परिक्षेत्र में अधिक डेवलप में है या अधिक उपयोग में ली जाती है, काम में ली जाती है। जैसे जलवायु उष्ण हो, शुष्क हो, अथवा वहाँ की जो जलवायु है वह शीतोष्ण या शुष्क जलवायु है, वहाँ पर पशुचारण अधिक किया जाता है। पशुचारण के लिए जंगलों के अंदर या धरातल जहाँ पर उबड़ खाबड़ है या पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर आसानी से पशुओं को हरी घास या घास के मैदान या उनको पशुओं को चारा आसानी से मिल जाए, वहाँ पर पशुचारण की व्यवस्था इस प्रकार का प्राथमिक व्यवसाय अधिक डेवलप हुआ है। यदि हम बात करें इसके पूरे विश्व के परिक्षेत्र के अंदर कि पशुचारण का व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय 4 भागों में बांटा गया है। परिक्षेत्र को हमने इसमें 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जो अक्षांश हैं वह हम देखते हैं कि अपने ग्लोब के अंदर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के परिक्षेत्र को यदि हम देखते हैं, 0 डिग्री के भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे 5 से 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर जहां पर औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है, वहां के घास के मैदान और उन घास की जो ऊंचाई है वो 1.8 से लेकर 3 मीटर तक की घास की ऊंचाई पाई जाती है। और यहां पर पाए जाने वाले विश्व परिक्षेत्र के घास के मैदानों को, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सूडान में सवाना कहा जाता है और वेनेजुएला में लॉन्स, ब्राजील में कंपास, और यदि हम बात करें यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पोर्टलैंड के नाम से इन घास के मैदानों को जाना जाता है। ये इन घास के मैदानों को दोस्तों आपको नाम जरूर याद रखने हैं। दूसरे प्रकार के परिक्षेत्र की मैं बात करना चाहूँ तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय के घासी मैदानों की हमने बात की 5 से 30 डिग्री अक्षांशों में, लेकिन हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, तब मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि जब अक्षांशों की बात करें भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में और वहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर वर्षा हो, उस परिक्षेत्र के अंदर शीतोष्ण और वहाँ के घास के मैदानों को रूस के अंदर स्टेफिस नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद करना है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपास के नाम से और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से इसको देखा गया है। तीसरे नंबर पे हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र के घास के मैदानों के अंदर थार, आपका जो विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे भारत के अंदर थार है, कालाहारी है, अरब सागरीय मरुस्थल है, इनके अंदर भी पशुचारण का प्राथमिक व्यवसाय डेवलप हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों की मैंने पहले भी बात की है। पशुचारण थार के मैदान, कालाहारी मैदान, मरुस्थल के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है। पशुचारण की क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं पशुचारण को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, और यह है इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी मोस्ट है। इसमें एक आपके टेबल दे रखी है, वो कई बार पूछी जाती है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग डेफिनेशन करने के बाद में इसके मुख्य जो मेजर डिफरेंस है उनकी भी मैं बात करूँगा। यहाँ पर मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण उन्हें कहते हैं जो कबीलों के अंदर, झुंड के अंदर रहकर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए अपने पशुचारण की व्यवस्था की जाती है, और इसमें मुख्य रूप से जीवन निर्वाह क्रिया है। चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह प्रक्रिया है और इसमें प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर किया जाता है। किसी प्रकार के कोई फार्म हाउस नहीं होते, जो दूसरे के अंदर मैं बात करूंगा। यहाँ पर मैंने अभी बात की कि ये झुंड में रहते हैं, कबीलों के अंदर रहते हैं, और ये प्राचीन ढंग से, इसमें कोई वैज्ञानिक तकनीकी नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसके अंदर प्रौद्योगिकी काम नहीं लिए जाते। प्राचीन ढंग से झुंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकृति के साथ में केवल और केवल जीवन निर्वाह करने के लिए जिस प्रकार का पशुचारण किया जाता है उसे हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ के अंदर भी इसका परिभाषा निहित है। ये मुख्य रूप से चारे के लिए ऋतुओं के अनुसार, जिस प्रकार मौसम ऋतु परिवर्तित होती है, अपने पशु चक्कर के अनुसार जिस प्रकार की ऋतुएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रकार का चारा होता है, उस चारे के कारण इसके ऋतु के अनुसार पशुचारण किया जाता है। यहाँ पर यदि हम मुख्य रूप से देखें कि पूरे विश्व के पशुचारण, चलवासी पशुचारण की बात करूं तो एशिया और अफ्रीका के
मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर ऊंट पशुचारण, चलवासी पशुचारण की प्रक्रिया के अंदर कहाँ में लिए जाते हैं? ईरान, इराक, अफगानिस्तान में भेड़, बकरी और गाय, घोड़े, गधे और खच्चर, ये सारे के सारे इसके अंदर किए जाते हैं। जहां हम प्रारंभिक और आदिम प्रकार के चलवासी पशुचारण की बात करते हैं, इसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, कमियां आती हैं मेजर रूप से, जिसके मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले चलवासी पशुचारण की जो कमी है वह राजनीतिक सीमाओं और दूसरी नई बस्तियों का निर्माण। दोस्तों विद्यार्थियों, राजनीतिक सीमाओं की हम बात करते हैं कि एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में जाना, उनकी सीमाओं को करना, वहाँ के एंट्री होना आदि चीज़ों बहुत राजनीतिक नीतियाँ और सरकार नीतियाँ निर्भर करती हैं। साथ ही जिस परिक्षेत्र में प्रारंभ में जंगल थे और जंगलों को धीरे धीरे बस्तियां निर्माण होती गई, तो पशुचारण का जो स्थान घटता गया, यह भी इस चलवासी पशुचारण की कमियों के अंदर मेजर रूप से देखा गया है। दोस्तों दूसरा प्रकार का पशुचारण की बात करूं तो वाणिज्य, प्रकृति के आधार पर कि उसका प्रकृति कैसी, नेचर कैसी है, उसमें किस प्रकार से ढंग से पशुचारण किया जाता है, वह वाणिज्य पशुचारण है। यह आदिम प्रकार की तुलना में एक नवीन प्रकार की प्रक्रिया है और इसके अंदर एक व्यवस्थित रूप से तकनीकी युक्त फार्मों के अंदर इस प्रकार की वाणिज्य पशुचारण किया जाता है, जो मैंने यहाँ पर किया है। इसमें वैज्ञानिक ढंग और इसके अंदर संसाधन, तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर पशुओं को बड़े बड़े फार्मों में रखा जाता है और यहाँ पर हम बात करें तो उन फार्मों को रेंज नाम भी दिया गया है। एक बार पूछा गया है कि इन प्रकार के वाणिज्य पशुचारण के फार्मों को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि यह वैज्ञानिक ढंग से किए जाते हैं और साथ ही इस प्रकार से प्राप्त वैज्ञानिक तकनीकी और इस प्रकार के वाणिज्य का मतलब होता है उत्पादन के रूप में भी इस प्रकार का व्यवसाय काम में लिया जाता है, जिसके अंदर डिब्बा बंद और रेफ्रिजरेटर आदि खाद्य पदार्थों को भी यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ये देखें कि इस पशुचारण में और चलवासी पशुचारण में मुख्य यदि हम बात करें तो प्रजनन और बीमारियों पर नियंत्रण किया जाता है। उच्च नस्ल की किस्में, उस नस्ल की प्रजातियों के प्रजनन और साथ ही उनमें होने वाले बीमारियों पर नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर इस फार्मों के अंदर व्यवस्थाएं की जाती हैं। यह शीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर अधिक काम में लिए जाते हैं इस प्रकार के वाणिज्य पशुचारण। डेनमार्क और न्यूजीलैंड के अंदर दूध प्राप्त करने के लिए वाणिज्य पशुचारण किया जाता है। साथ ही यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूध और ऊन के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर बात करें तो मांस और दूध के लिए वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। यहाँ पर आपकी बुक में एक छोटी सी टेबल दी गई है 8.1, उस टेबल की मैं बात करना चाहूँगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के अंतर दे रखे हैं, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। चलवासी पशुचारण में हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके, चल की गतिविधि करके, स्थान परिवर्तन करके पशुचारण किया जाता है। वाणिज्य पशुचारण एक स्थायी पशुचारण की विधि है। दूसरे दिन बात करना चाहूँ, यह पुरानी प्रकार की पद्धति है, यह नवीन प्रकार की पद्धति है। तीसरे प्रकार की मैं बात करना चाहूँ, यह केवल और केवल जीवन निर्वाह की प्रक्रिया है, जबकि वाणिज्य प्रक्रिया यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। और अंत में चौथी प्रकार की बात करना चाहूँ तो यह चलवासी पशुचारण एक प्राकृतिक परिक्षेत्र में किया जाता है और वाणिज्य पशुचारण एक कृत्रिम परिक्षेत्र में किया जाता है। हम बात करते हैं कृषि की। प्रारंभिक स्तर के जितने भी व्यवसाय हैं उसमें कृषि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि प्राकृतिक आधार पर व्यवस्थित है। कृषि के द्वारा मनुष्य की भोजन की आवश्यकताएं निर्भर करती हैं। लगभग 71% आवश्यकताएं भोजन की कृषि के द्वारा होती हैं और मानव को कृषि ने एक स्थायित्व प्रदान किया है। पहले मानव अस्थायी रूप से जब कृषि कर रहा था तो वह मानव स्थायी नहीं था, लेकिन इस कृषि के द्वारा मानव ने स्थायित्व ग्रहण किया है और मानव की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं ये सारी की सारी कृषि के ऊपर निर्भर कर रही है, कृषि के कार्य को प्रभावित करती हैं। मानव का जिस प्रकार का भौतिक वातावरण होगा, वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक दशाएं होंगी, वो कृषि को भी प्रभावित करेंगी दोस्तों। और हम बात करते हैं आपके चैप्टर के अंदर कृषि के विभिन्न प्रकार, आपके 9 प्रकार की बात की है। एक छोटा नोट क्वेश्चन बन सकता है, कृषि के प्राथमिक व्यवसाय और उसके प्रकार का वर्णन करें, तो यह कृषि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा स्थानांतरण कृषि।
जिस प्रकार इसके शाब्दिक अर्थ में नाम में अर्थ छुपा हुआ है कि स्थानांतरण कृषि का मतलब है कि प्रारंभ में आदिम प्रकार के जब घुमक्कड़ जनजातियां रहा करती थी और जंगलों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वह कुछ समय के लिए जंगल को साफ करके और उसमें खेत बनाकर उसमें कृषि की जाती थी और 2, 4, 5 साल बाद में उसमें जब उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती थी तो हम उसके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इस प्रकार के कार्य को स्थानांतरण कृषि में लिया गया है। यह कार्य आदिम प्रकार की जनजातियों के द्वारा किया जाता था स्थानांतरण कृषि, और यह यदि जलवायु की बात करूं मैं तो इस प्रकार यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनु क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि की जाती थी। यह कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्थानांतरण कृषि की विशेषताओं की यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर खेत छोटे छोटे आकार के खेत लिए जाते हैं। यहाँ पर कृषि कार्य पुराने यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कुदाली है, खुरपा है, फावड़ा है, इस प्रकार के यंत्रों से काम किए जाते थे। खेतों के उर्वरकता क्षमता समाप्त होने के बाद में वहां से हटकर दूसरे स्थान पर कृषि के लिए स्थान तैयार किए जाते थे। और इस प्रकार के स्थानांतरण कृषि की बात करें तो यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्य जहाँ पर इस स्थानांतरण कृषि को झूमिंग नाम से जाना जाता है। दोस्तों कई बार पूछा गया है झूमिंग कृषि क्या है, तो स्थानांतरण कृषि का ही एक विशेष प्रकार जो भारत के पूर्वी राज्यों में की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसे ही अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। मैं बात करना चाहूँगा दूसरे प्रकार की कृषि की, जिसको हमने यहाँ पे लिया है आदिम स्थायी कृषि। स्थानांतरण कृषि का एक स्थायी रूप ये कहलाता है आदिम स्थानांतरण स्थायी कृषि। उसमें थोड़ा सा स्थायित्व आ जाता है और यहाँ पर जुताई का जो ढंग है वो एक अधिक प्रचलित ढंग से अच्छी तरीके से किया जाता है और यहाँ पर जल के द्वारा सिंचाई की जाती है। साथ ही स्थानांतरण कृषि में जो काम नहीं होते थे उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर खेत का आकार थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर स्थायित्व आ जाता है, यहाँ पर जुताई का ढंग बदल जाता है और यहाँ पर जल से सिंचाई की जाती है। ये यहाँ पर स्थायी आदिम रूप के कृषि के अंदर ले सकते हैं। और यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तब इसके अंदर आदिम स्थायित्व कृषि कहा जाता है। यहाँ पर यदि हमें इसकी विस्तार की बात करें तो आदिम स्थायी कृषि है उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज के देशों के अंदर आदिम प्रकार के स्थायी कृषि की जाती है। तीसरे प्रकार के कृषि की यदि मैं बात करना चाहूँ तो यह जीवन निर्वाह कृषि है। इसको विशेष रूप से अलग से भी हम इम्पोर्टेंट दर्जा देते हैं, जहाँ पर हम इसके अंदर अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, ये कितने भागों में विभाजित की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कृषि हमें भोजन और अपने को खाद्य सामग्री प्रदान करती है, लेकिन वह कृषि जिसके साथ भोजन के साथ साथ हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए अन्य आवश्यक कार्यों की पूर्ति भी कृषि से पूरी होती हो उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यदि हम वहां पे बात करें स्पष्ट रूप से मैं इस चीज को अंडरलाइन करना चाहूंगा इसकी डेफिनेशन के लिए कि यह कृषि का स्थायी रूप है, साथ ही भोजन के साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी इस कृषि कार्य से की जाती हो। भूमि की गहनता से उपयोग किया जाता है और वर्ष में 2-3 बार इसको फसल ली जाती है। जीवन निर्वाह के अंदर हम एक जो अपना खेत है उस खेत में अंदर फसल चक्कर के रूप में फसलें ली जाती हैं। हम वर्ष के अंदर 2 या 3 बार फसल लेते हैं जिससे कि हमारी आमदनी बढ़े, हम अपने आवास और रहने की अन्य भौतिक आवश्यकताओं भी कृषि के द्वारा पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर कृषि यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हम उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें फसल चक्र और सिंचाई सुविधाएं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। यह अंतर तीनों के अंदर एक कॉमन अंतर एक वर्ड का चल रहा है। प्रारंभिक प्रकार की स्थानांतरण कृषि, प्रारंभिक स्थानांतरण कृषि में थोड़ा सा स्थायित्व आता है तो आदिम स्थायी कृषि कहा जाता है और आदिम स्थायी कृषि के साथ साथ भोजन के साथ अन्य
अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि होने लगे उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दोस्तों, जीवन निर्वाह कृषि को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है चावल प्रधान और दूसरा है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि में जहां पर जिस परिक्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जहां पर चावल की फसल अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है उन्हें जीवन निर्वाह के अंदर चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और यह उस परिक्षेत्र में मुख्यतः खाद्यान्न चावल होता है और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया और चीन देशों के अंदर इस प्रकार की खेती की जाती है। दूसरी यदि गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि की बात करें, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र और वहां पर उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान और आप देख सकते हैं कोरिया, ये जो क्षेत्र हैं परिक्षेत्र जहां पर जीवन निर्वाह के गेहूं पर आधारित फसल होती है जिसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं।